नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त बचा है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर उत्तर प्रदेश चुनाव की जंग को और दिलचस्प बना दिया है। मायावती ने आज ऐलान किया कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले खुद अपने दम पर लड़ेंगी। मायावती ने कहा, बीएसपी न सिर्फ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी बल्कि सरकार भी बनाएगी। मायावती के इस ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि इस बार यानी 2022 में यूपी में सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं। मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं। छोटी छोटी पार्टियां तो बड़ी पार्टियों से गठबंधन करेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं, वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब मायावती ने भी ऐसा ही ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी अकेले ही चुनाव लड़ने की सोच रही होगी, क्योंकि एसपी और बीएसपी दोनों का ऐलान पहले ही आ चुका है। हालांकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर यूपी की जंग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो 2022 में यूपी में चारों बड़े दल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, अकेले यूपी लड़कर किसका भला करेंगी मायावती, और योगी को कैसे हराएगा बिखरा हुआ विपक्ष? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए आज मायावती के ऐलान के बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार भी बनाएगी। सुश्री मायावती जी, आप और आपकी पार्टी चाहे गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और चाहे अकेले चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म की राजनीति करने वाले दलों को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास की नीति स्थापित की है और उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के साथ चलने वाली है। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर में बाईसाइकिल की सरकार आएगी, यहाँ बाईसाइकिल की सरकार बनेगी। और हमने पहले बोला है, समाजवादी की सरकार में हम वैक्सीन फ्री में लगाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को। 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादियों ने विकास की गंगा बहाई है, उस विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी की सरकार होगी। राष्ट्र की बात में उत्तर प्रदेश की सियासी जंग पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज जो बातचीत विज्ञान भवन में चल रही थी वो खत्म हो गई है, लेकिन एक बार फिर से बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। पर हां, अच्छी बात यह है कि यह बैठक जारी रहेगी। 10वें दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। 11वें दौर की बातचीत अब 19 तारीख को दोपहर 12 बजे होगी। चलिए, तो मतलब आज भी बात आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, यह जानने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि बातचीत जारी रहेगी, बातचीत टूटी नहीं, खत्म नहीं हुई। पर आज की बातचीत में क्या हुआ, क्या कोई पक्ष ढीला पड़ा, कोई पीछे हटा, यह जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। पर यह अपडेट सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के बाद काफी अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट आप जानते ही हैं, तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा चुका है और साथ ही अपनी तरफ से एक कमेटी बना चुका है, जिसमें जाकर सरकार को भी और सभी किसान संगठनों को अपनी बात रखनी होगी। किसान हालांकि यह दावा कर चुके हैं कि वो उस समिति के सामने नहीं जाएंगे। ऐसे में जब किसान सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने जाने को तैयार नहीं है, तो सरकार के साथ उनकी जो बातचीत चल रही है वो काफी अहम हो जाती है। इसीलिए आज की बातचीत का आगे जारी रहना, यह फैसला करना दोनों पक्षों का कि इस बातचीत को जारी रखेंगे, एक सकारात्मक कदम है। 19 तारीख को अगले दौर की बैठक होगी। 11वें दौर की बैठक दोपहर 12 बजे।
मेरे साथ राष्ट्र की बात में वैसे तो उत्तर प्रदेश पर बहस करने के लिए आज बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया साहब मेरे साथ आ गए हैं, अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी से, और सैयद आसिम वकार भी आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से। आप सभी का स्वागत करूंगा, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पहला रिएक्शन आपसे मुझे किसानों और सरकार के बीच जो आज बातचीत का दौर चला है उस पर लेना पड़ेगा। बड़ी खबर है, बातचीत टूटी नहीं है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 19 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ चुका है, आप क्यों किसानों को मना नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए, किसानों को जो मानना ना चाहे उसको क्या मनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि किसानों का हित इसी में है कि सरकार के साथ नेगोशिएट करके सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है, उस सरकार के साथ अपनी मांग को रख ले। जो सरकार ज्यादातर उनकी मांगों को मान चुकी है और उस बात में संस्तुति प्रोवाइड कर दी है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। अगर वो नहीं मानते तो किसान नेता किसानों का ही अहित करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की व्यवस्था में आगे जाएंगे, फिर फैसला होगा, उसमें भी वह लोग उस कमेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो 2 महीने चर्चा होगी। तो इस वक्त उनके लिए मौका है कि वह सरकार के साथ अपनी बात को एक लॉजिकल एंड तक लेके सरकार से मैक्सिमम अपनी बात, जो चीजें सरकार मानने को तैयार है वह काफी है, उनको मनवा ले, मान ले, और अपने जो 26 जनवरी हम सब मिलके मनाएंगे उस हर्ष उल्लास के पर्व को, राष्ट्र पर्व को हम किसानों के साथ मनाना चाहते हैं। वह भी अपने बड़े बूढ़े, महिलाएं, बच्चे अपने घर जाएं और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में या दिल्ली में आके यह 26 जनवरी मनाएं। अदरवाइज यह इतना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाएगा कि किसानों को यह मौका अगर चूक गया अपने हाथों से उनके ये रिफॉर्म्स का, तो आने वाले कई दशकों तक कोई बड़ा रिफॉर्म आएगा नहीं, और उनकी आय का जो दुगना करने का जो सपना है, जो उनका लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है, उसमें एक बहुत बड़ा रुकावट के रूप में यह पूरा आंदोलन इतिहास के पन्नों में जाएगा। ओके, ऑल राइट, राष्ट्र की बात पर लौट रहे हैं। आज का बहस का मुद्दा यही है, अकेले यूपी लड़कर मायावती किसका भला करेंगी। भदौरिया साहब, विरोधी ये कह रहे हैं, आपके इस पैनल में भी बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अकेले मायावती चुनाव लड़कर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के हाथ मजबूत कर रही हैं। भदौरिया साहब, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो पहले मैं सबसे पहले इस हमारा जो हम पूरे बहुजन समाज पार्टी के और पूरे देश के दलित, शोषित, वंचित महिलाएं सभी इसको एक जन कल्याण का दिवस के तौर पे मना रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अन्य विपक्षी दल, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, उन सब लोगों ने सुश्री बहन मायावती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको शुभकामनाएं दी हैं। इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने कुछ समय से उनके लिए भारत रत्न की उपाधि के लिए भी पेशकश की है, इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। पर आज के इस अवसर पर मैं राजनीति तो नहीं करना चाहता था, पर अगर आपका ये प्रश्न है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको 2004-05 के अंदर सब लोग बहुत हल्के से लेते थे और हमको राइट ऑफ कर चुके थे, और उसके बाद बहन मायावती जी अकेले ही 2007 में चुनाव लड़ी और चुनाव वो जीती और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये जुदा बात है कि 2012 में हम रिपीट नहीं कर पाए, पर लोग आज भी, जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, जहां तक बालिका शिक्षा का प्रश्न है, जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है और विकास का भी प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी था, जो विकास दर था, उस समय जब वो उन्होंने सत्ता ली तब 4%, 3.5 से 4% था। जब सत्ता से वो हटी तब 9% तक उत्तर प्रदेश का विकास का दर गया था। सर, भदौरिया साहब, और उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। भदौरिया साहब, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, मिलकर आप मिलकर तो हरा नहीं पाए बीजेपी को, अकेले कैसे हराएंगे बताइए आप मुझे। महागठबंधन बनाकर हरा नहीं पाए, अकेले कैसे हराएंगे? देखिए, एक चीज जान लीजिए, मिलकर सभी लोग सन 71 में इंदिरा जी को नहीं हरा पाए थे, फिर जनता पार्टी ने उनको हरा दिया। ऐसे ऐसे हर राजनीति आगे बढ़ती रहती है और नए नए इतिहास लिखे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण
कहते थे कि हर दौर में एक नई इतिहास की किताब लिखी जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग, मान्यवर काशीराम जी और बहन मायावती जी ने जिस पार्टी को बनाया है उसमें हम लोगों को पूरा विश्वास है और जनता में भी पूरा भदौरिया साहब एक सेकंड, आप जनता की बात कह रहे हैं ना भदौरिया साहब, आप जनता की बात कह रहे हैं तो मैं आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर आंकड़े भी दिखा देता हूं। जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी है, एक बार जब जीती तब की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पिछला चुनाव भी याद कर लीजिए, उसके अलावा हाल के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। बीएसपी का क्या हाल है सर? आप तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई। आपके पास 18 सीटें हैं, सिर्फ 18 सीटें। देखिए, चुनाव ऐसी प्रक्रिया है, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हारते देखा, हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुनाव हारते देखा, हमने चौधरी चरण सिंह को चुनाव हारते देखा, इंदिरा जी स्वयं भी चुनाव हारी हैं। हार जीत लगता है, ये हमारे लिए उत्सव का पर्व है लोकतंत्र का, इसको हम लोग मनाते कि हम। एक मिनट, भदौरिया साहब कह रहे हैं हार जीत लगी रहती है। अनुराग भदौरिया, क्या हो गया कि मायावती और अखिलेश ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, अकेले चुनाव लड़ेंगे? और मैं फिर से आपसे भी वही सवाल करूंगा, जब अकेले नहीं मिलकर नहीं हरा पाए अनुराग भदौरिया, तो अकेले कैसे हराएंगे? देखिए मानिक जी, अगर आप 2012 का इलेक्शन देख लें तो बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी को उसमें मात्र 47 सीटें आई थी, मात्र 47 सीटें थी 2012 में, और 15% वोट मिला था। और बहुजन समाजवादी पार्टी को 80 सीटें थी और समाजवादी पार्टी 224 सीट लाके बहुमत के साथ सरकार में। तीसरे, आप ये तो कह नहीं सकते, बहुत पुरानी बात नहीं, 2017 तक से अभी 4 साल पहले की बात समझ लो आप। तो ठीक है, यहाँ समाजवाद होता रहता है। आप भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पे आ जाएगी, चलो हम 50-51 सीट पे फिर भी है, और हमारा परसेंटेज वोट तो भारतीय जनता पार्टी से कई गुना ज्यादा है। हम अभी भी 26% वोट पे, वो तो 15% वोट पे थी 2012 में भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो मार्केटिंग करने की बात बनाती है, जो समाज के अंदर ऐसा माहौल देने की बात करती है, वो सोचती है कि नहीं नहीं, हम यहाँ कम से कम 100 साल से इसी तरह से जीतते चले आ रहे हैं। आप जीतते चले नहीं आ रहे हो, आपकी मात्र 47 सीटें थी, जिससे बढ़ के आप 302 सीट पे आए। ठीक है, चलता रहता है वो। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, ये बहुत दूर। अनुराग, नहीं अनुराग, सीधा सीधा सवाल का जवाब दीजिए, सीधा। आज हर कोई ये पूछ रहा है, सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने पर क्यों आमादा हुई? क्या वजह है कि अखिलेश को मायावती से अलग होना पड़ा, मायावती को अखिलेश से अलग होना पड़ा? वजह बताइए क्यों? अरे मेरी बात, 2012 में हम अलग नहीं लड़े क्या? 2009 में, उसके पहले भी 7 में भी अलग लड़े थे। भाई जब गठबंधन किया तो ये सोचकर किया था ना कि मिलकर हरा लेंगे, अकेले मुश्किल होगा, लेकिन हार गए। हरा लेंगे, मिलने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है जमीन पे, जहाँ किसान जिससे खुश ना हो। अरे कहाँ अस्तित्व खत्म हो चुका है, क्या बात कर रहे हैं आप? किसान की मौतें हो रही हो, 7-7 किसानों की मौतें हो रही है, कोरोना काल से लोगों की मौतें, बेरोजगार यहाँ आत्महत्या कर के साथ अपमान और अत्याचार करके, तो जनता किसके साथ है? जनता तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, ओके, एक सेकंड रुकिएगा। खाली उनका जो आडंबर है, जो उनकी मार्केटिंग है, जो उनका इवेंट है, बस वही बचा है, जो पैसा खर्च करके सोशल मीडिया, कहीं भी मीडिया, जहां भी वो अपना आडंबर कर सकते हो। अब उनके पास जनता नहीं बची है भाई, किसान से बड़ी तो नहीं होती, 60% ओके अनुराग, एक सेकंड, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, उसको ठीक करवा रहा हूं अभी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपको मौका दूंगा पूरा जवाब देने का, लेकिन पहले मैं आसिम वकार के पास जा रहा हूं। सैयद आसिम वकार भी इस बार, उनकी पार्टी भी कूदी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके। आसिम वकार, लेकिन ये लड़ाई तो लोग कह रहे हैं सब योगी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, सबके सब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश अकेले लड़ रही है, मायावती, कांग्रेस को भी अकेले लड़ना पड़ेगा, और आप भी कूद गए वहां पर मुस्लिम वोट लेने के लिए। सब कह रहे हैं योगी के लिए तो एकदम बल्ले बल्ले है, पूरा मैदान खाली। ये तो आपके हिसाब से क्या किया जाए? आप मशवरा दीजिए कि जब सब चुनाव लड़ रहे हो, सबके लड़ने से योगी जी को फायदा हो रहा है, तो आपका मशवरा क्या है कि सब चुनाव लड़ना ही बंद कर दें? तो क्या कमाल की बात कर रहे हैं सर। अब मैं तो यहाँ बैठकर ये देख रहा हूँ कि कोई उनसे अपने पे दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, कोई दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। सर, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं जो भागीदारी संकल्प मोर्चा लेकर आए हैं, राजभर साहब के साथ हमारा पहला अलायंस हुआ है। हम सबको ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है
कि हम आपके लिए खतरा है, तो आप इस खतरे को ले लीजिए। सर, आप MIM का वैक्सीनेशन करा लीजिए, MIM आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपको लग रहा है MIM नुकसान भी पहुंचाएगी, MIM के आने से मृत्यु भी हो जाएगी, MIM के आने से हार भी जाएंगे, तो MIM का टीका क्यों लगवाए ले रहे हैं? मतलब MIM को अपने गठबंधन में शामिल कर लें, आप ये कह रहे हैं? सर, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, MIM का टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं आप लोग? अब आप ये भी चाहते हैं कि कोई अकेले चुनाव ना लड़े, और आप ये भी चाहते हैं कि आप किसी के साथ नहीं जाएंगे, आप ये भी चाहते हैं कि कोई आपको बुलाएगा तो आप उसको भी दुष्कार देंगे। कैसे चलेगा काम सर? तो आपका फॉर्मूला क्या है, मुझे बताइए ना। सुनने के लिए बैठा हूं। AIMIM का योगी आदित्यनाथ को बीजेपी को हराने का फॉर्मूला क्या है, कैसे हरा सकते हैं, बताइए। देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में अब, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद साहब के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। बाद में पछताने से और रोने से बेहतर है कि पहले सही कदम उठा लीजिए, इकट्ठा होइए, एकजुट हुइए, और इकट्ठा होकर मजबूती के साथ एक साथ बीजेपी का मुकाबला कीजिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो आप सबको ऑफर दे रही है कि आइए हमारे साथ, या हमको लीजिए साथ। ना आप हमारे साथ आने पे तैयार हैं, ना आप उनको साथ लेने पे तैयार हैं, तो आपकी मंशा क्या है पहले ये बताइए। अच्छा, यानी आपका आरोप यह है आसिम वकार, AIMIM का आरोप यह है कि ये जो दल अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं यूपी में, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। यस सर, ये जितने भी लोग अकेले जा रहे हैं, दरअसल ये खुद ही बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के एजेंट। अच्छा, ये मायावती पर ऐसा आरोप, AIMIM पर, AIMIM का असीम वकार बीजेपी की एजेंट है मायावती जी हमारे साथ बिहार में चुनाव में थी। मायावती जी हमारे साथ बिहार में चुनाव में थी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन साफ तौर से ये बात कह रही है, आपके चैनल पर बैठकर कह रहा हूं मैं, बहैसियत प्रवक्ता कह रहा हूं कि अभी साल भर बाकी है चुनाव में। सब लोग ठीक से सोच लीजिए कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे बीजेपी को रोका जाए, कैसे बीजेपी को हराया जाए। सब अकलमंद लोग हैं, सब मुख्यमंत्री बन चुके हैं कई बार। मैं समझता हूं कि सबके पास दिमाग है, सोचने दीजिए, और सोचने के बाद। ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उसके बाद मुझे पता सुधीन भदौरिया, अनुराग भदौरिया दोनों जवाब देना चाहेंगे आसिम वकार को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये सारी पार्टियां बीजेपी की एजेंट है जो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपके लिए तो गुड न्यूज है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सारे अलग अलग चुनाव लड़े तो। नहीं, देखिए, पहले तो वकार साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि MIM वो बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन है, तो कोरोना कौन है और कौन कोविड से ग्रस्त है? सपा और बसपा उनके हिसाब से कोविड से ग्रस्त है, और वो कोविड क्या है? वो कोविड है एक माइनॉरिटी मुस्लिम वोट के लिए ये लड़ते थे, उसको कंसोलिडेट करने के लिए आपस में ये सारी इनकी राजनीति चलती थी, वो हमें मिल जाए। अब MIM उनके बड़ी मुस्लिम परस्ती की पार्टी आ गई, तो इनके वो माइनॉरिटी वोट अपने पास से चले गए। अब ये लड़ाई उसी की चलती है, और यह बात अब यहाँ पे कम से कम उत्तर प्रदेश में उनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि योगी जी के राज्य में गुड गवर्नेंस, सामाजिक सुरक्षा के जितने भी जो स्कीम्स हैं सरकार के, उनका इम्प्लीमेंटेशन, अंतिम व्यक्ति तक पैसा पहुंचना, अंतिम व्यक्ति का विकास होना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी पार्टियां अलग अलग क्यों लड़ रही हैं चुनाव? गोपाल कृष्ण इसलिए लड़ रही है ना कि इनको किसी तरह समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आपस में एक वोट बैंक के लिए लड़ते थे, ये सोचते थे कि मुस्लिम वोट हमारे को मिल जाए और हम जीत जाएंगे। अब उसकी लड़ाई है कि वह किसको मिले। मेजॉरिटी वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वह भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, जो इतने सालों से इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में की। ओके, उससे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है पूरी तरह त्रस्त था। ओके, दो आरोप सुधीन भदौरिया साहब, दो आरोप, दोनों को जवाब दीजिए। आसिम वकार कह रहे हैं आप बीजेपी के एजेंट है, योगी आदित्यनाथ को फायदा पहुंचा रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं मुस्लिम वोट की सारी लड़ाई है, इसलिए आप अलग लड़ रहे हैं। देखिए मानव गुप्ता जी, आप अपना चैनल चलाने के लिए
सुनील भदौरिया साहब बोलिए। भदौरिया साहब जी देखिए, ऐसा है आप किसी अच्छे के इंसान हैं, कहने शपथ से भी कर सकते हैं। एक सेकंड आसिम वकार, एक सेकंड मैं सुनील भदौरिया से जवाब ले रहा हूं। देखिए ऐसा है कि कोई कुछ भी कहे, आज जिस प्रकार का हर्षोल्लास है बहन मायावती जी के जन्म को मनाने के लिए, इससे ये साबित होता है कि वो कितनी बड़ी लोकप्रिय नेता है और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी चीज ये कि जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि हम बिहार में इनके साथ, ये हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद मैंने अभी कुछ समय पहले लखनऊ आए थे श्री असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की। वो अपनी पहल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लोकतंत्र में सब लोगों के लिए ये क्षेत्र खुला रहता है और ये स्वस्थ प्रक्रिया है कि लोग उसके अंदर हिस्सा लें। जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, वो आप सब लोग जानते हैं कि जब से ये बनी है, ये हम लोग मिलके भी चुनाव लड़ते हैं, अलग से भी चुनाव लड़ते हैं। हमने मिलके भी सरकार बनाई है, अलग भी सरकार बनाई है। तो अभी 2021 की शुरुआत है, आज जन्मदिन का अवसर है और इस चुनौती का बहन मायावती जी के नेतृत्व में 2022 में जब चुनाव होगा, हम डटकर मुकाबला करेंगे। हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, जिस तरह से हाथरस कांड से लेके बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है जहां पर इस तरह के कांड नहीं हुए हैं बलात्कार के? विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश आज पूरा देश 23% जो माइनस पर पॉइंट पर पहुंच गया है। बेरोजगारी बढ़ रही, किसान उत्तर प्रदेश का पूरा यहाँ पे बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आके सारी जनता त्राही त्राही कर रही है। बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बोलिए। अगर योगी जी की पॉलिसीज को अगर हम देख लें तो उत्तर प्रदेश आने वाले समय में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। लेबर रिफॉर्म्स हमने इंप्लीमेंट कर दिए, लैंड बैंक प्रोवाइड कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज नहीं, मेरा सवाल दूसरा था गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरा सवाल ये था, आपने सुन लिया, इस पैनल में जितने लोग हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल एक सेकंड कॉलेजेस बन रहे हैं, सुनिए ना, इस तरह का विकास का एक पूरा मॉडल योगी। अरे मैं कह रहा हूं जो पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है वो सब आपके खिलाफ लड़ेंगी, उसको कोई चुनौती आपकी है, नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। आपने सुना सुदीन भदौरिया क्या कह रहे हैं? स्तर पे आज आप देखिए, नोएडा में 2 यूनिट थे मोबाइल के, 200 यूनिट हो गए 6-7 साल। गोपाल आपको आवाज मिल रही है? केंद्र सरकार का डबल इंजन की ग्रोथ अगर गोपाल आपको आवाज मिल रही है? सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नहीं गोपाल आपको आवाज नहीं मिल रही है, एक सेकंड में दोबारा फोन कनेक्ट करवा रहा हूं, आपको आवाज नहीं मिल रही है। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। जो पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, सैयद आसिम वकार कह रहे हैं। कौन क्या कहता है, समाजवादी लोग इसकी परवाह कब करते हैं? समाजवादी लोग तो हमेशा समाज के न्याय की, अरे वो कह रहे हैं गठबंधन कर लीजिए उनके साथ की बात करते हैं। अरे कौन क्या कहता है कह दीजिए ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखिए हम देश समाज के, उत्तर प्रदेश की विकास की राजनीति करते हैं, और जो लोग सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, विपक्ष के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और जिनका वजूद क्या है सबको पता है, और उनके सबको अब तो पब्लिकली आ चुकी बात, अब तो कुछ छुपा नहीं है। साक्षी महाराज जैसे लोगों ने, बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि कौन कहां किस लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, यहाँ किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये विकास की राजनीति करने वाला प्रदेश है, सैयद आसिम वकार को की राजनीति नहीं चलती। उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर राजनीति होती है तो विकास की होती है, जो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी ने करके दिखाया है, उसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। आसिम वकार बोलिए। कौन क्या कहता है नहीं सुनता। देखिए इलेक्शन तो सभी लोग लड़ते हैं, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो लड़ना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार लेकिन बेवजह की बातें करने से अच्छा है कि आदमी को अपना काम करना चाहिए, समाज को आगे ले जाने के लिए समाजवादी लोग करते हैं। ओके आसिम वकार, उसके बाद आ रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। एक सेकंड आसिम वकार बोलिए। देखिए बताऊं आपसे, थोड़ा सा शांत कराइए। हाँ बोलिए। साक्षी महाराज ने तो ये भी कहा कि असद ओवैसी आईएसआई के एजेंट। साक्षी महाराज ये भी कह चुके हैं कि असद ओवैसी पाकिस्तानी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कई बार ये भी कहा कि हम लोग के संबंध आतंकवादियों से है। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों को ये भी कहती है कि असद ओवैसी साहब मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान चले जाएं, तो सब सही सच मान लीजिए। और रही बात साक्षी महाराज की,
तो साक्षी महाराज ऐसे नेता हैं जो नेताजी को अपना गुरु मानते हैं, मुलायम सिंह जी को, और समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था। समाजवादी पार्टी के और साक्षी महाराज के जो संबंध है वो दुनिया जानती है। अनुराग भदौरिया क्या जानते हो ना जानते हो, नए आए हैं, लेकिन इनसे बता दीजिए कि 99 में यही साक्षी महाराज आपकी पार्टी में थे और समाजवादी एक सेकंड आसिफ अगर आपको रोक रहा हूं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, सरकार से और किसानों की बातचीत आज की हुई है उसके बाद सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी सेटअप किया, इस तरह का पैरेलल टॉक्स होने का क्या व्हाट इज द नीड सर? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन किसान चूँकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी, तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आप ज़रूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। सर, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आंदोलन में हमें कुछ अलगाववादी, क्या मीटिंग में भी ये बात उठती है कि इस तरह से संगठनों के बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी हैं या जो नहीं चाहते हैं कि कभी बनी रहे, बिगाड़ी जाए या इस्तेमाल किया जाए आंदोलन का? हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में
2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं। सरकार उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान संगठनों के साथ जो बातचीत हुई है उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे, हमें अभी भी उम्मीद है बातचीत से कोई समाधान निकल आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है, सरकार उस समिति के सामने भी जाएगी और अपना पक्ष रखेगी, लेकिन किसान सरकार से बातचीत जारी रखना चाहते थे, इसीलिए सरकार ने रजामंदी दी। आज के दौर की बातचीत हुई और अगले दौर की बातचीत भी किसानों के साथ जारी रहेगी। 19 तारीख को है अगले दौर की बैठक। आज राष्ट्र की बात में समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीन भदौरिया, अनुराग भदौरिया, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और सैयद आसिम वकार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।